चलो, इस एनालिसिस में खुर्रम अवान साहब अमेरिका से आपको मिल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज़ नहीं हैं, बल्कि वो गेम्स खेलते हैं और आने वाले दिनों में सेठी साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक इंडिया के साथ विजिट शुरू हो जाएंगे, आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। आपको भी आपका जवाब मिल गया। अब अली कराची से क्या जानना चाहते हैं? भारत इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और बहुत सारा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक्त इंडिया के अगेंस्ट लिख रहा है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोमांस है वो इंडिया के साथ कैसे ख़त्म हुआ? दूसरा, इंडिया का जितना वॉर के ऊपर जो कुछ उन्होंने सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं। उनका बासवाई ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है, वेपन सिस्टम जो है, उसके अलावा कोई और वेपन पाकिस्तान को उस तरह से नुकसान नहीं पहुँचा सका। चाहे वो रफाल हो, चाहे वो Su-35 हो, या MiG-29 हो, MiG-21 तो पहले ही मार खा चुका है। इतने सारी जगहों पे हिंदुस्तान ने हमसे मार खाई है और उनका फाइनली जो S-400 था वो भी तबाह हुआ। तो क्या हिंदुस्तान फिर भी जुर्रत करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की, या फिर किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे और उसकी तरह पानी वानी बंद करेगा और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ाएगा? आपने तो 2-3 सवाल एक सवाल में ठोक दिए। चलें, पहली बात तो ये आपने कहा कि दुनिया जो है इंडिया से नाराज़ है, या इंडिया जो है को सपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, इंडिया के ख़िलाफ़ आपने ये कहा कि इट्स बिकम एंटी इंडिया। एक्चुअली मैं समझता हूँ दुनिया एंटी इंडिया नहीं है। एंटी इंडिया होना और प्रो इंडिया होना दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। दुनिया अभी भी प्रो इंडिया है, मगर दुनिया ने जो रिएक्शन दिया है ऑन दिस पहलगाम, इंडिया उससे खुश नहीं है, बिकॉज सपोर्ट नहीं मिली उन्हें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिली का ये मतलब नहीं है कि वो एंटी थे इसलिए सपोर्ट नहीं दी। नो, उन्होंने सपोर्ट 2 वजह से नहीं दी। एक तो ये कि इंडिया ने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं की। इंडिया ने एक दिन हमला होता है, बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, अभी सवाल ही खड़े ही हो रहे हैं और इंडिया पहले ही इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान पे। ऐसे दुनिया को लगता है कि ये तो प्री प्लान्ड था सब कुछ, और वो हमला कर देता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो वॉर से बहुत कतराती है, स्पेशली बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। ये पहली दफ़ा है कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान इस लेवल तक एक कॉन्फ्लिक्ट हुई है। 1962 क्यूबन क्राइसिस आप लोगों को तो खैर याद नहीं होगी, मगर तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, जब रशिया ने क्यूबा के अंदर मिसाइल्स लगा दिए थे और अमेरिका ने जो अंडर जॉन एफ कैनेडी उनको कहा था कि इनको रिमूव करो, नहीं तो वी विल नॉट अलाउ योर मिसाइल योर शिप्स टू गो थ्रू, और बिल्कुल हेड ऑन क्लैश होने वाला था। एंड देन क्रुश्चोव was in the Russia, Soviet Union, तो क्रुश्चोव ने फिर बैक ऑफ कर दिया। So this is the first time 2 nuclear armed countries have had this level of conflict, so people got very worried and they felt that India should not do this. India should have presented evidence, then India should have used international forums to discuss these issues, but इस तरीके से हमला करना was wrong. Same, इंडिया का ये जो फ़ौरन उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन अनाउंस कर दी कि जी द न्यू नॉर्मल, मतलब ये है कि वी कंसिडर आवर सेल्स टू बी एट वॉर विद पाकिस्तान। अब आगे से वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये पॉज है, अभी भी जो बात चल रही है ये पॉज है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो ये दिस इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, इस किस्म की बात को। क्या मतलब है यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर? इसका मतलब है किसी स्टेज पे कोई भी उठ के वहाँ कुछ गड़बड़ कर दे तो आप कहेंगे पाकिस्तान ने किया है, और आप हमले करने शुरू कर देंगे, और आप हमला करेंगे और आपको पता तो चल गया आपके पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। तो अब तो बड़ी इवनली मैच्ड है सब कुछ, और अब हमला आप करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान एंड चाइना आर वन। तो ये आप किधर ले जाना चाह रहे हैं? ये तो बहुत जल्दी एस्केलेट कर जाएगा टू न्यूक्लियर टेंशंस। तो ये भी वजह है कि इंडिया को सपोर्ट नहीं किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। सो देर आर दीज 2 रीजंस, नो एविडेंस, एंड देन सेकेंडली द इंडियाज़ न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन जो है, दुनिया इसको सपोर्ट नहीं कर रही बिकॉज दे थिंक कि ये बिल्कुल एक रेसिपी है फॉर फर्दर एस्केलेशन नेक्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपन्स। तो आई थिंक एक तो ये, दिस इज़ टू आंसर योर क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोमांस विद इंडिया इज़ वेयरिंग थिन। और ये 2 इसकी वजूहत है मेजर, एक लॉन्ग टर्म वजूहत है और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वजूहत ये है कि बीजेपी की जो फ़लसफ़ा है ना, इट्स नॉट सेलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया जो है वो यूरोप, स्पेशली द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ सेक्युलर। ये जो इंडिया के अंदर जो हो रहा है ये तो एंटी सेक्युलर है। सो दिस इज़ अ वेरी रैबिड हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और जिसके साथ इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ आर फीलिंग अप्रेस्ड,
पहली दफ़ा इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और आप देखिए ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की इंडिया इज स्लिपिंग। तो इंडिया का जो ग्रेट रोमांस था वाज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू ने बनाया था। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ इंडिया? अ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक country, free elections, regular elections, no military overhang, and most important, so many states, good federal system, workable federal system. It was a model of how an underdeveloped country should set up its political system and try and develop. तो वो जो रोमांस है ना, विच इज़ वाई, क्योंकि इतने कल्चर्स वहाँ फ्लरिश कर रहे थे for all those years except for the last 10 years, कि दुनिया आती थी देखने के लिए. India was one of the biggest tourist centers in the world. अभी भी है. But what has happened is that the BJP and RSS का जो ideology है और जिस तरीके से उसको implement किया गया है, ये दुनिया इस चीज़ को पसंद नहीं करती. It is counterproductive in terms of the image of India. तो image के साथ ही तो romance था कि India was a fair country. It's no longer a fair country. India's democracy is failing at the edges. Authoritarianism, populism, these are all things that the international community frowns upon. तो मैं ये समझता हूँ कि the idea of India उसको भी बड़ा धक्का लगा under Narendra Modi because he's trying to create a new idea of India. वो एक civilizational religious idea create करने की कोशिश कर रहा है, which is not acceptable to the secular community at large. तो I think ये this has been the long term thing. Short term में आपको मैं बताऊँ कि ये इंडिया ने जो अब अपने मसल्स फ्लेक्स करने शुरू कर दिए ना, जिस जो शुरू उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ किया और अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और वो रिबाउंड कर गया. वो आपने देखा कितने, अब कनाडा जैसा पीसफुल मुल्क, आज तक कनाडा का झगड़े किसी के साथ नहीं हुआ. पहला झगड़ा उनका अगर हुआ तो इंडिया के साथ हुआ, बिकॉज इंडिया डीप स्टेट ने जाके वहाँ सिखों को मर्डर करने का प्लान्स बनाए हुए थे. अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ, यूके में भी ऐसे हुआ. तो दे आर शॉक्ड कि यार ये इंडिया की डीप स्टेट, व्हाट आर दे डूइंग? ये तो अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं और स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव deep state policies, authoritarianism, unaccountability, religious fundamentalism, minorities की no protection and so on. I think these are the issues that इस वक्त जो इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल रही. और पाकिस्तान इज़ लकी कि एक ज़माना था, आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था कि हमारे ऊपर भी इसी किस्म की पाबंदियाँ लग रही थी. लोग कह रहे थे यहाँ क्या कर रहा है, किस किस्म की इस्लामाइजेशन कर रहा है, एक्सट्रीमिज़म फैल रही है, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पाकिस्तानियत ख़त्म हो रही है, कुछ नई चीज़ बन रही है. तो आई थिंक इंडिया के अंदर भी कुछ लोग हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिस फेज़ में से गुज़रा है, जिसके असरात अभी भी हमें नज़र आते हैं, इंडिया उस फेज़ में से अब गुज़र रहा है. लोग कहते हैं इंडिया इज़ द न्यू पाकिस्तान और द न्यू ओल्ड पाकिस्तान. आई थिंक जनरल मुशर्रफ ने कुछ रिवर्स करने की कोशिश की थी, कुछ हद तक कामयाब रहे. बट अभी भी एज यू कैन सी वी आर अ डीपली रिलीजियस सोसाइटी, और रिलीजन हैज़ क्रेप्ट इनटू आवर पॉलिटिक्स एज वेल. And this is something the international community doesn't like because उन्होंने तो state and religion को separate किया हुआ है and so on. तो I think India, the romance of India is in trouble. The idea of India जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि what was that great idea of India, unity in diversity, let 100 flowers bouquet, वो ये नेहरू इस किस्म की बातें करता था. तो I think these are the short term and long term reasons that India is not sort of in the same romantic terms and idealistic terms जो पहले था.